हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है गाइस। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था अबाउट द आरबीआई सर्कुलर्स फ्रॉम जनवरी टू अगस्त। हमें कंप्लीट कर पूरा यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एंड ये पार्ट 2 है उस वीडियो का। तो आई होप आपको वीडियो फर्स्ट जो पार्ट है वो पसंद आया होगा। गाइज वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल पेंडलम ईडीयू को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि IBPS RRB स्केल 2 और स्केल 3 का एग्ज़ाम आने वाला है एंड फॉर दैट फाइनेंशियल अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं आपके लिए जो पूरा सेशन है लेकर आई जिसमें हम टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस। सो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि अभी जन्माष्टमी ऑफर चल रहा है। अगर किसी बच्चे को टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आरबीआई सर्कुलर में। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं आरबीआई डायरेक्शन टू बैंक। इससे पहले हमने आरबीआई के स्ट्रक्चर रिलेटेड चीज़ों पे डिस्कशन किया था। इसके अलावा यूपीआई पेमेंट्स रिलेटेड जो आरबीआई के नॉर्म्स थे उन पर हमने डिस्कशन किया था। आरबीआई ने किस किस पे पेनल्टी इम्पोज की है, लाइसेंस कैंसिल किया है, वो सारी चीज़ों पर डिस्कस किया था। अब उसके आगे वाले पार्ट में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा गाइज मैं आपको बता दूँ कि बैंकिंग अवेयरनेस भी अवेलेबल है फ्रॉम जनवरी टू जून। हाफ ईयरली आप उसको परचेज कर सकते हैं, ई बुक फॉर्मेट, प्रिंट फॉर्मेट दोनों में अवेलेबल है। सो जब हम बात करें आरबीआई डायरेक्शन टू बैंक की, तो इसमें पहली जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू पेटीएम पेमेंट्स बैंक। सो आरबीआई ने इसको डायरेक्ट किया है कि जो भी नए कस्टमर्स हैं उनकी ऑनबोर्डिंग तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से स्टॉप की जाए। सो आरबीआई ने इसके अलावा कहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट होना चाहिए आईटी सिस्टम का। अभी पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है इसको आरबीआई ने अप्रूवल दिया था अपना काम शुरू करने के लिए 2017 से पेमेंट्स बैंक का इसको लाइसेंस दिया था एंड इसके बाद से इसने कार्य करना शुरू किया था। इसके अलावा जो ये पावर होती है आरबीआई की टू गिव डायरेक्शन टू एनी बैंक, वेदर इट इज़ अ पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। सो यहाँ पर ये जो पावर है दीज आर अंडर द सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट ऑफ 1949। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्ट भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई जो डायरेक्शन देता है बैंक्स को वो कौन सी उसकी जो पावर्स है वो कहाँ पर डिफाइन है। सो सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए। अब हम यहाँ पर कुछ डिस्कस कर लेते हैं about the penalties which are imposed by RBI on various banks, whether they are cooperative banks or scheduled commercial banks. So RBI के पास पावर है अंडर दी सेक्शन 30। यहाँ पे देखिए कौन सा यहाँ पे सेक्शन चेंज हो गया है और एक्ट भी चेंज हो गया है। डायरेक्शंस देने की पावर बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, पेनल्टी इम्पोज करने की पावर अंडर सेक्शन 30 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007। तो इसमें आरबीआई के पास पावर है कि वो फाइन इम्पोज कर सकता है। अब देखेंगे मंथ वाइज किस किस पे पेनाल्टी इम्पोज की गई है। मार्च 2022 में 12.75 लाख करोड़ पेनाल्टी आरबीआई ने 8 कोऑपरेटिव बैंक्स पर इम्पोज की थी। इसके अलावा अप्रैल 2022 में अगर हम देखें तो आरबीआई ने एक्सिस बैंक और इडबी बैंक पर दोनों पर 93 लाख की पेनल्टी इम्पोज की थी फॉर नॉट फॉलोइंग द नॉन कंप्लायंस विद आरबीआईज डायरेक्शन रिलेटेड टू पेमेंट। इसके अलावा आरबीआई ने पेनल्टी इम्पोज की है 17 लाख ऑन मन्नापुरम फाइनेंस विच इज़ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी विच इज़ बेस्ड इन केरला। एनबीएफसी पर भी लगाया, देखिए क्या नाम है, मन्नापुरम फाइनेंस। फिर मई में देखें तो आरबीआई ने फिर 58 लाख करोड़ की पेनल्टी इम्पोज की है ऑन कोऑपरेटिव बैंक, नाम क्या है, अभ्युदय, विच इज़ बेस्ड इन मुंबई। आफ्टर दैट मई में एक और पेनल्टी इम्पोज की गई on the Keib Hana Bank which is a South Korean bank for non-compliance of the RBI directions, 59 लाख की पेनल्टी इम्पोज की गई। इसके अलावा जून में हम देखें तो आरबीआई ने 57.50 लाख की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई थी ऑन इंडियन ओवरसीज बैंक। ज़्यादातर जो आरबीआई के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करते तो उस केस में यहाँ पे पेनल्टी इम्पोज की जाती है। फिर जुलाई हम 2022 में देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा पे 1.05 करोड़ की पेनल्टी इम्पोज की गई एंड इंडसइंड बैंक पर 1 करोड़ की पेनल्टी इम्पोज की गई। क्यों? क्योंकि कोटक महिंद्रा ने जो यहाँ पर डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम 2014 है इससे रिलेटेड जो नॉर्म्स थे उसको वायलेट किया था। इंडसइंड बैंक ने जो नोयर कस्टमर के नॉर्म्स हैं उनसे जो है यहाँ पर कंप्लाई नहीं किया था, इसलिए उन पे पेनल्टी इम्पोज की गई।
दोनों प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, दोनों ही मुंबई में हेडक्वार्टर हैं। इसके अलावा कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स पर भी यहाँ पर पेनल्टी इम्पोज की गई थी। सो दीज आर नवजीवन कोऑपरेटिव बैंक बालंगीर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बालंगीर विच इज लोकेटेड इन बालंगीर, देन धकुरिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लोकेटेड इन कोलकाता एंड पलानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। सो जुलाई में इन सब पर पेनल्टी इम्पोज की गई। इसके अलावा जुलाई में हम देखें तो आरबीआई ने मॉनेटरी पेनल्टी फेडरल बैंक पर भी इम्पोज की ऑफ 5.72 करोड़ एंड अ पेनल्टी ऑफ 70 लाख ऑन बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा आरबीआई ने 7.60 लाख की पेनल्टी धनी लोन्स एंड सर्विसेज लिमिटेड गुरुग्राम में लोकेटेड है, इस पर भी पेनल्टी इम्पोज की। इसके अलावा ओला फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ओला फाइनेंशियल प्राइवेट सर्विसेज लिमिटेड पर भी 1.678 करोड़ का मॉनेटरी पेनल्टी आरबीआई ने लगाया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलर मंथ आपको दे दिया, बोला कि आरबीआई ने किस पे पेनल्टी या फिर कितनी पेनल्टी इंपोज की है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट। फिर जब हम अगस्त की बात कर रहे हैं, अगस्त में आरबीआई ने हाल ही में किस पे लगाया, इंडियन बैंक पर 32 लाख की पेनल्टी इंपोज की है फॉर ब्रीच ऑफ डायरेक्शंस ऑन क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स। तो इस यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स के रिलेटेड जो डायरेक्शन थे उनको नहीं फॉलो किया, सो इसलिए 32 लाख की पेनल्टी इंपोज की गई इंडियन बैंक पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। सो उससे रिलेटेड एक और न्यूज़ थी कि राजीव रंजन का जो नॉमिनेशन हैज़ दी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक्स ऑफिशियो मेंबर, इसको आरबीआई बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। एंड अभी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई है, इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं आरबीआई के, इनकी 595th मीटिंग हुई थी 2 मई को, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इट टुक प्लेस। सो मीटिंग जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आरबीआई की मीटिंग होती है, सो उसको चेयर कौन करता है, आरबीआई के गवर्नर चेयर करते हैं, हु इज़ करेंटली शक्तिकांत दास। एंड जो राजीव रंजन है, ठीक है, इनका जो नॉमिनेशन हुआ है एज द एक्स ऑफिशियो मेंबर, ही विल बी रिप्लेसिंग मृदुल सागर, जो अप्रैल 2022 में रिटायर हो गए हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हम बात करें तो ये इट हैज़ 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिशियल, 3 आरबीआई के ऑफिशियल्स होते हैं इसमें, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनेटेड एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं। 3 इंटरनल मेंबर्स आरबीआई के कौन कौन होंगे, एक गवर्नर होगा, दूसरा डिप्यूटी गवर्नर इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड अ सेंट्रल बोर्ड नॉमिनेटेड ऑफिशियल ऑफ आरबीआई। जो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड है वो जिस पर्सन को नॉमिनेट करेगा, ही विल बी पार्ट ऑफ दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट इज यूजुअली द थर्ड इंटरनल मेंबर। जो थर्ड इंटरनल मेंबर होते हैं यूजुअली ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। एंड जो आपकी रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट्स हैं, इन सबको तय करना यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम है। सो अगर हम देखें कि विद इन फ्यू मंथ्स कैसा यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या स्टैंड रहा है रिलेटेड टू रेपो रेट्स। सो फरवरी और अप्रैल में एटलीस्ट हम कहेंगे 11वीं 12वीं बार ऐसा हुआ था टिल फरवरी अप्रैल कि जो आरबीआई है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसने अपना एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड कंटिन्यू रखा। एंड उस टाइम तक जो रेपो रेट था, ठीक है, वो रहा 4% पे एंड रिवर्स रेपो रेट रहा 3.35% पे। तो यहाँ पर बात की गई थी कि क्योंकि करंट जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको देखते हुए ये स्टैंड लिया गया था। एंड उस टाइम पे जो एमएसएफ रेट जैसे जो कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है एंड बैंक रेट, ये 4.25% पर रहे थे। लेकिन फिर बदलाव आया मई में, जो आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज किया फ्रॉम 4% टू 4.40%, 40 बेसिस पॉइंट्स से उसको इंक्रीज किया। सो फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस अगस्त 2018, अगस्त 2018 से पहली बार मई 2022 में रेपो रेट को बढ़ाया गया था। सो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि कौन से मंथ में इंक्रीज किया गया था। एंड दिस इंक्रीज्ड कैश रिजर्व रेशियो, इसने जो कैश रिजर्व रेशियो CRR है आपका, इसको 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया, यानी कि जो पहले 4% पे था दैट केम टू 4.5%। SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 4.15% पे था एंड MSF और बैंक रेट 4.65% पे था। जून 2022 में हम देखें तो रेपो रेट फिर से बढ़ाया गया
एंड अब की बार इसको 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया, यानी पहले 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया, फिर 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया जून में, एंड इट इंक्रीज फ्रॉम 4.4% टू 4.9%। ठीक है, सो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब अगस्त में फिर से इंक्रीमेंट हुआ है, अब की बार फिर से 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। सो दिस हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 4.90% टू 5.4%। तो एज ऑफ अगस्त 2022 अगर हम देखें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बैंक रेट कितना है तो दैट विल बी 5.4%, लेकिन अगर आपसे जून या मई के हिसाब से पूछा जाए तो दैट विल बी फॉर जून 4.9 एंड फॉर मे इट विल बी 4.40। सो यू हैव टू जज। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 5.15% है एज ऑफ अगस्त 2022 मैं बता रही हूँ, एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट दिस विल रिमेन एट 5.65%। यहाँ पर रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन जो किए गए हैं 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए, दैट इज रिटेन्ड एट 7.2%। इसमें क्वार्टर 1 में 16.2%, क्वार्टर 2 में 6.2%, क्वार्टर 3 4.1% एंड क्वार्टर 4 4%। इस तरह से यहाँ पे ग्रोथ रेट यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया है, एंड जीडीपी ग्रोथ फॉर द फर्स्ट क्वार्टर दिस हैज बीन प्रोजेक्टेड टू बी 6.7%। सो ये गाइज आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आई विल गिव यू फ्यू मिनट्स। आप पूरा ये पॉलिसी रेट्स हैं जिसमें आपको फरवरी से लेकर अगस्त तक क्या रेट्स रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो ये मैंने अभी डिस्कस किया था। सो करंटली अगर हम देखें अगस्त में रेपो रेट इज एट 5.4%, रिवर्स रेपो रेट इज एट 3.35%, बैंक रेट इज एट 5.65%, SDF is at 5.15%, marginal standing facility rate this is at 5.65%, cash reserve ratio is at 4.50% and statutory liquidity ratio is at 18%। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आरबीआई और एनबीएफसी की हम बात करते हैं, उससे रिलेटेड न्यूज़ की बात करते हैं। सो एनबीएफसी को जो न्यू एनपी रिकॉग्निशन नॉर्म्स हैं उससे कंप्लाई करना है, एंड इसके लिए जो डेडलाइन थी आरबीआई ने वो बढ़ा दी है। दिस हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ्स फ्रॉम 31 मार्च टू 30 सितंबर 2022। इसके अलावा यहाँ पर आरबीआई ने एक क्लैरिफिकेशन भी जारी किया है कि जो लोन जिनको क्लासिफाई किया गया है एज दी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपी क्या होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, सो दिस विल बी अपग्रेडेड टू स्टैंडर्ड कैटेगरी ओनली इफ ऑल ड्यूज आर पेड। इनको स्टैंडर्ड एसेट्स तभी यहाँ पर माना जाएगा जब तक उसके सारे ड्यूज पेड नहीं हो जाते। ठीक है, एनबीएफसी की हम बात करें तो एनबीएफसी क्या होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, जैसे बैंक्स आपके नॉर्मल डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एंड देयर डिपॉजिटर्स इनको कोई डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी भी नहीं मिलती है। ठीक है, एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम द बैंक्स। एंड ये रेगुलेट कौन करता है, इंपॉर्टेंट है, आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ एनबीएफसीज, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन। आरबीआई के अंदर जो डिपार्टमेंट है दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एनबीएफसीज। एनबीएफसीज रजिस्टर का कहाँ कौन से एक्ट के अंतर्गत होती हैं, सो कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 के अंतर्गत ये रजिस्टर होती हैं एंड रेगुलेट होती हैं अंडर द एक्ट आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। ठीक है, चलिए, आई होप ये क्लियर होगा, आई होप गाइज आपको ये सेशन क्लियर होगा। एंड मैं बता रही हूँ, मैं आपको जितना कवरेज यहाँ पर इस सेशन में करवाऊँगी, सो इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। सो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को फॉलो करते रहिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए वीडियो के लिए। ठीक है, सो दिस विल हेल्प यू। RBI announced the time frame for implementation of core financial services solution by NBFC। तो RBI ने कहा है जो NBFC के 3 यहाँ पर टाइप्स होते हैं। सो इसमें जो मिडल एंड अपर लेयर है, NBFCs विद मिडल एंड अपर लेयर विद 10 एंड मोर फिक्स्ड पॉइंट सर्विस डिलीवरी यूनिट्स, एज ऑन October 1, 2022 इनको CFSS यानी कि कोर फाइनेंशियल सर्विस सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा 30 सितंबर 2025 से पहले। ये यहाँ पर आरबीआई के द्वारा डायरेक्शंस दी गए हैं। एंड जो एनबीएफसीज अपर लेयर है, दीज आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सोल्यूशन इन एटलीस्ट 70% ऑफ देयर फिक्स पॉइंट सर्विस डिलीवरी यूनिट्स। तो उनको 70% में एटलीस्ट लागू करना होगा टिल दिस डेट September 30, 2024 और 2025 तक पूरा इम्प्लीमेंट करना होगा। अच्छा, CFSS यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है फॉर द बेस लेयर एंड मिडल एंड अपर लेयर विद फ्यूअर देन 10 फिक्स पॉइंट
सर्विस डिलीवरी यूनिट्स अगर 10 से कम है तो उनके लिए मैंडेटरी ये नहीं है, चाहे वो बेस लेयर का है, चाहे मिडिल लेयर का है, चाहे अपर लेयर का है, ठीक है। सो सच NBFCs कैन कंसिडर इम्प्लीमेंटेशन, वो अपने बेनिफिट के लिए अगर चाहते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। गाइज आप वेबसाइट पे विजिट करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जो फ्री मॉक टेस्ट है उसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो प्रैक्टिस वेल। सो यहाँ पर बात करते हैं 4 लेयर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर फॉर NBFCs। अक्टूबर 2021 में RBI ने रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जारी किया था फॉर NBFCs। रेगुलेटरी स्ट्रक्चर फॉर NBFC दिस वाज कैटेगराइज्ड इनटू 4 लेयर्स बेस कि उनकी साइज़ कितनी है, क्या वो एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं, कितना रिस्क है, तो उस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया था। सो लोवेस्ट लेयर को बोला गया था बेस लेयर, NBFC बेस लेयर। टॉप लेयर जो है, जो टॉप लेयर इसको टॉप लेयर बोला, एंड उसके बीच में जो है आपके मिडिल एंड अपर लेयर। इस तरह से यहाँ पर 4 बेसिकली जो है डिवीजन यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट अगेन NBFC रिलेटेड आपकी एक न्यूज़ है। सो RBI इशूड सर्कुलर ऑन कंप्लायंस फंक्शन एंड रोल ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर फॉर NBFCs। तो जो NBFC अपर लेयर है एंड जो मिडिल लेयर है उनको कहा है कि कंप्लायंस फंक्शन आपके यहाँ पे होना चाहिए, तो आपको एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर मैंडेटरी है, आपको अपॉइंट करना है टिल October 1, 2023। और इसका मिनिमम टेन्योर कितने साल का होगा? 3 साल के लिए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, और ये NBFC का कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। एंड ये दिस पर्सन कैन नॉट हैव अ पोजीशन बिलो 2 लेवल्स फ्रॉम द CEO। CEO से 2 लेवल नीचे की पोजीशन इसकी नहीं हो सकती है, बिलो 2 लेवल्स। एंड दिस ऑफिसर विल बी द नोडल कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन NBFC एंड रेगुलेटरी, यानी कि आपका जो NBFC है वो सही से कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है, कंप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। सो रेगुलेटर एंड जो NBFC उसके बीच में एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं 1-to-1 फाइनेंस। 1-to-1 फाइनेंस को सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन RBI के द्वारा ग्रांट कर दिया गया है, एंड दिस हैज़ बीन ग्रांटेड अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्टर्स रिजर्व बैंक रेगुलेशंस 2022। ये अप्रैल में इसको लाइसेंस दिया गया है बाय RBI। ये पहला NBFC है। देखिए गाइज, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहला NBFC है दैट हैज़ कन्वर्टेड फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी टू NBFC फैक्टर। फैक्टरिंग बिजनेस हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, सो रेफर दैट। सो NBFC फैक्टर में कन्वर्ट होने वाला ये पहला NBFC है जो पहले इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी के तौर पर था, एंड इसको भी लाइसेंस मिल गया है। अब यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है जो NBFC फैक्टर बनने के लिए क्राइटेरिया है। सो दिस हैज़ टू इंश्योर कि इसका जो फाइनेंशियल एसेट है, जो फैक्टरिंग बिजनेस अकाउंट में जो फाइनेंशियल एसेट है, फॉर अ मिनिमम दिस शुड बी फॉर अ मिनिमम ऑफ 50% ऑफ द टोटल एसेट्स, पहली कंडीशन। दूसरा, जो इनकम फैक्टरिंग बिजनेस से डिराइव हो रही है दैट शुड नॉट बी लेस देन 50% ऑफ इट्स ग्रॉस इनकम, यानी कि मिनिमम नेट ओन फंड जो इसके पास रहना चाहिए दैट शुड बी 5 करोड़। ठीक है, ये यहाँ पर 2 क्राइटेरिया है NBFC फैक्टर बनने के लिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे। RBI ने लिमिट्स प्लेस की है ऑन लेंडिंग बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी टू ब्रिंग देम एट पार विद बैंक्स। बैंक्स के साथ उनको बराबरी पे लाने के लिए यहाँ पर कुछ लिमिट्स यहाँ पर प्लेस की गई हैं। NBFC कितना यहाँ पर लेंड कर सकते हैं रिगार्डिंग दैट। सो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि अगर कोई इंडिविजुअल एंटिटी है एंड NBFC उसको अगर क्रेडिट देना चाहता है, लोन देना चाहता है, सो फॉर दैट 20% ऑफ इट्स अवेलेबल कैपिटल बेस ही यहाँ पर सिंगल एंटिटी को प्रोवाइड कर सकता है, एंड अगर बोर्ड अप्रूव कर देता है तो 5% और अलाउ कर दिया जाएगा, यानी कि 25% ऑफ इट्स अवेलेबल कैपिटल बेस तक वो लोन दे सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है, जो NBFCs इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में है, यहाँ पर एक्सेप्शन भी दिया है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में है वो 25% तक एक्सपोजर दे सकते हैं, बाकी अदर्स के लिए 20% है, एंड सब्जेक्ट टू बोर्ड अप्रूवल 5% हो जाएगा। So NBFCs, these have to report to the Department of Supervision of RBI in case of breach of exposure limits. Guys, आपको अगर financial awareness से related कोई भी doubt है या फिर कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको कोई डाउट है, so you can कनेक्ट विद अस। आप हमारा 1-to-1 सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, एंड वहाँ पर अपना जो भी डाउट है रिलेटेड टू प्रिपरेशन वो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है।
So this NBFC these have to report to the Department of Supervision of RBI. अगर कोई भी ब्रीच होता है तो उनको रिपोर्ट करना होगा. अच्छा, ये कब से इफेक्ट में आएगा? दिस विल कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022. डेडलाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है. नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं सम NBFCs विच वर इन न्यूज़, जिनको या तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है, कैंसिल हुआ है. सो यहाँ पर 9 NBFCs ने अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सरेंडर किया. सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ बेसिकली अ लाइसेंस. सो RBI को यहाँ पर 9 NBFCs ने सबमिट किया है. सो RBI ने इनका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल किया है, मतलब कैंसिल किया है क्योंकि नॉन कंप्लायंस था. अब यहाँ RBI के पास पावर कौन से एक्ट में है? सो सेक्शन 45IA6 ऑफ RBI एक्ट ऑफ 1934 में ये पावर है RBI के पास कि वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकती है, ठीक है. पेनल्टी इम्पोज करने के लिए पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट, ठीक है, एंड फॉर कैंसिलिंग द लाइसेंस ऑफ NBFC, सो सेक्शन 45IA6 ऑफ RBI एक्ट ऑफ 1934. इसके अलावा ये तो जनवरी में था. फरवरी में RBI ने कैंसिल किया है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू टू PC फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड. सो ये बेसिकली इन्वॉल्व था इन मोबाइल ऐप बेस्ड लेंडिंग ऑपरेशंस थ्रू एन ऐप कॉल्ड कैश बीम. सो इसीलिए यहाँ पर इसका लाइसेंस कैंसिल किया गया. इसके अलावा मई में 5 और NBFC के लाइसेंस कैंसिल किए गए क्योंकि ये इरेगुलर लैंडिंग प्रैक्टिसेस कर रहे थे, इसीलिए. सो इसमें कौन कौन शामिल है? UMB सिक्योरिटीज़, अनाश्री फिनवेस्ट, चड्डा फाइनेंस, एलेक्सी ट्रैकॉन एंड झूरिया फाइनेंस सर्विसेज. एंड सिमिलरली यहाँ पर इनका जो लाइसेंस कैंसिल किया गया, दिस हैज़ बीन कैंसिल अंडर सेक्शन 45IA ऑफ RBI एक्ट, क्योंकि ये जो एक्ट है दिस मेक्स इट मैंडेटरी फॉर अ कंपनी टू टेक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम RBI. एज NBFC काम करने के लिए उनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए, RBI से लेना होगा. अगर उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया, सो दे आर नो लॉन्गर दिस NBFC, दे कैन नॉट परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ एन NBFC, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं. RBI ने यहाँ पर एक वार्निंग इशू की थी रिलेटेड टू एन ऐप विच इज़ S-Ride, कारपूलिंग ऐप है S-Ride. सो क्यों यहाँ पर ये वार्निंग जारी की गई थी? क्योंकि इस ऐप ने बिना परमिशन के यहाँ पर ऑपरेट किया. जो भी रिक्वायर्ड परमिशन थी उसके बिना ये रन कर रहा था. And it further said that Gurgaon-based S-Ride Tech Private Limited, this is operating a semi-closed wallet without getting the necessary authorization under the Payment and Settlement Systems Act of 2007. अगर कोई पेमेंट वॉलेट है, कोई ऐप है, अगर वो यूज़ कर रहा है कोई वॉलेट वगैरह को, तो they have to take permission, they have to get authorized under the Payments and Settlement System Act of 2007. तो ये S-Ride चर्चा में है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये S-Ride क्या है. सो दिस इज़ अ कार पुलिंग मोबाइल ऐप, ठीक है, राइड शेयरिंग के लिए. चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट की, क्योंकि हम बहुत देर से इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं. सो दिस केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अगस्त 2008, ठीक है, अगस्त 2008 से ये आपका लागू हुआ था. एंड इसका मेन पर्पज़ क्या है? जो भी पेमेंट सिस्टम्स हैं भारत में उनको रेगुलेट करना है, ठीक है, उनका सुपरविजन करना है कि वो सही से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. इट डेजिग्नेट्स RBI एज द अथॉरिटी फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन. इसमें देखिए RBI को पावर दी गई है, तो RBI की जो पावर है रिलेटेड टू पेमेंट, जो यहाँ पर रेगुलेट करने की, सुपरविजन करने की, दैट इज गिवन अंडर दिस एक्ट. तो ये भी क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली ऐसे पूछ सकते हैं, कौन से एक्ट में RBI को ये पावर दी गई है. Payment and settlement systems in India, these are regulated by RBI and Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement System BPSS. तो RBI प्लस BPSS यहाँ पर पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम्स को देखते हैं, भारत में रेगुलेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं. अब नेक्स्ट हम बात कर लें. RBI ने भी हार्मोनाइज्ड फ्रेमवर्क यहाँ पर जारी किया है फॉर माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स. जो छोटे छोटे लेंडर्स होते हैं माइक्रो फाइनेंस, तो उनके लिए रेगुलेशंस जारी किए हैं, डायरेक्शंस जारी किए हैं. सो इन डायरेक्शंस का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन्स डायरेक्शन 2022. ये 1 अप्रैल 2022 से जो है इफेक्ट में आ चुका है. सो इसमें क्या कहा गया कि जो भी कोलेटरल फ्री लोन्स है, कोलेटरल फ्री यानी कि जिसमें कुछ चीज़ गिरवी नहीं रखी जाती. सो जो कोलेटरल फ्री लोन्स हैं, दीज आर प्रोवाइडेड टू हाउस होल्ड्स जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख तक की है. सालाना जो इनकी इनकम है 3 लाख तक की है, इन सबको माइक्रो फाइनेंस लोन्स की कैटेगरी में रखा जाएगा. इसके अलावा
आरबीआई ने जो कैपिंग है, जो प्राइसिंग ऑफ स्मॉल लोन्स गिवन बाय एनबीएफसी एमएफआई, यानी कि एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो स्मॉल लोन दिए गए हैं उस पर कैपिंग हटा दी है। इसके अलावा जो मैक्सिमम लिमिट है माइक्रो फाइनेंस लोन्स की जो एनबीएफसी प्रोवाइड करते हैं दैट आर नॉट क्वालिफाइड एज एनबीएफसी, यानी कि जो एनबीएफसी एमएफआई से क्वालिफाई नहीं है, और ऐसे एनबीएफसी जो माइक्रो फाइनेंस लोन दे रहे हैं लेकिन वो एनबीएफसी एमएफआईज नहीं है, उनके लिए मैक्सिमम लिमिट लोन की बढ़ा दी है। दिस हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 10% अर्लियर टू 25%। फिर जो एनबीएफसी एमएफआईज हैं उनके लिए आरबीआई ने रिड्यूस कर दिया है मिनिमम लोन रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन्स फ्रॉम 85% टू 75%। जो लोन रिक्वायरमेंट्स है उसको रिड्यूस कर दिया, 85% से 75% कर दिया। ठीक है, तो दोनों टाइप के यहाँ पर एनबीएफसीज के लिए आरबीआई ने चीज़ें बताई हैं। तो देयर वुड बी नो प्रीपेमेंट पेनल्टी ऑन माइक्रो फाइनेंस लोन्स। अब कोई प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगेगी, और मैक्सिमम जो रीपेमेंट वैल्यू है इसको लिमिट कर दिया गया है टू 50% ऑफ मंथली हाउस होल्ड इनकम। ठीक है, सो इससे ज़्यादा वहाँ पर मैक्सिमम रीपेमेंट वैल्यू नहीं हो सकती। जो मंथली हाउस होल्ड इनकम है उसका 50% तक यहाँ पर रीपेमेंट वैल्यू होगा मैक्सिमम। इसके अलावा नेक्स्ट इज आरबीआई हैज इशूड अ रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, यूसीबीज के लिए यहाँ पर रिवाइज्ड फ्रेमवर्क जारी किया है। सो आरबीआई ने जो फ्रेमवर्क जारी किया है दिस हैज़ बीन इशूड एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ अ एक्सपर्ट कमेटी, जो आरबीआई के फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर एनएस विश्वनाथन की लीडरशिप में वो कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की, एंड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस आरबीआई ने ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए डायरेक्शंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जारी किए हैं। सो आरबीआई ने यहाँ पर 4 टियर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया है। सो दिस इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द बैंक्स एंड एरिया ऑफ ऑपरेशन, कितने एरिया में वो ऑपरेट कर रहा है प्लस उसका साइज कितना है, डिपॉजिट ऑफ बैंक में कितना डिपॉजिट आते हैं, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया है। So it stipulates a minimum net worth of 2 crore rupees for tier 1 urban cooperative banks। तो यहाँ पर जो मिनिमम नेट वर्थ है of 2 crore rupees ये for tier 1 urban cooperative banks operating in single district and 5 crore rupees for all other UCBs। ठीक है, सो टीयर 1 के जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है जो एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ प्रेजेंट है, सो उनके लिए मिनिमम नेटवर्थ 2 करोड़ रुपीज़ है एंड अदरवाइज 5 करोड़ रुपीज़ है। सो ये यहाँ पर एक चेंज हुआ है। इसके अलावा उन्होंने एक ऑटोमेटिक रूट फॉर ब्रांच एक्सपेंशन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए रखा है कि यूजुअली क्या होता है कि अगर ब्रांच एक्सपेंशन करना होता है तो यू हैव टू टेक परमिशन, लेकिन अभी यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अगर वो ब्रांच एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑटोमेटिक रूट है। ठीक है, अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आरबीआई ने कहा है कि जो मिनिमम CRAR है दैट इज जो टियर 1 बैंक्स के लिए दिस हैज़ बीन रिटेन, जो भी प्रेजेंट लेवल है 9% का CRAR उतना ही इसको मेंटेन करना है। टियर 2, टियर 3 और टियर 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए देखिए 4 टियर में डिवाइड किया था ना, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4। So tier 2, tier 3, tier 4 urban cooperative bank, this has been decided to increase the minimum capital to risk weighted assets ratio to 12%। बाकियों के लिए 12% है CRAR। ठीक है, CRAR you know ना, capital to risk weighted assets ratio। So guidelines for the establishment of digital banking units, इसको RBI ने रिलीज किया है। ये डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए एप्लीकेबल होंगी, लेकिन रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट बैंक और लोकल एरिया बैंक के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगी। इन गाइडलाइंस में कहा गया है कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं जिनको डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस है वो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को ओपन कर सकते हैं टियर 1 to टियर 6 सेंटर्स में। ये बैंक्स को कोई भी आरबीआई से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो DBOs हैं दीज विल बी ट्रीटेड एज बैंकिंग आउटलेट्स, बैंकिंग के जो आउटलेट्स होते हैं उसकी तरह इनको ट्रीट किया जाएगा। फैसिलिटीज़ इनको इनसोर्स भी कर सकते हैं, आउटसोर्स भी कर सकते हैं, और जो परफॉर्मेंस अपडेट है वो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन को भेजना होगा। ये अपना जो एनुअल रिपोर्ट है, मंथली बेसिस रिपोर्ट है, वो सारी यहाँ पर भेजनी पड़ेगी आरबीआई को। सो एज पर आरबीआई डिजिटल यहाँ पर गाइडलाइंस जारी की गई हैं फॉर डिजिटल लेंडिंग
आरबीआई के द्वारा। तो डिजिटल लैंडिंग में क्या कहा गया है कि डिजिटल लोन्स दीज मस्ट बी क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ बोरोवर्स एंड नॉट थ्रू एनी थर्ड पार्टी। आरबीआई ने कहा कि जो डिजिटल लैंडिंग करते हैं ऐसा ना हो कि वो किसी थर्ड पार्टी को बोले कि भाई आप अपना जो पर्सन है जो बोरोवर उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए, नहीं, जो लेंड कर रहा है उसी को ही डायरेक्टली ट्रांसफ़र करना होगा बोरोवर के बैंक अकाउंट में। एंड इसके अलावा आरबीआई ने कहा है कि जो डिजिटल लेंडिंग एंटिटीज़ हैं एंड उनको यहाँ पर जो भी फीस है, चार्ज है, वो पे करना होगा लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर को, यहाँ पर बोरोवर नहीं प्रोवाइड करेगा। जो भी क्रेडिट, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई बैंक हूँ एंड मुझे किसी बोरोवर को, मैं कोई लेंडिंग एंटिटी हूँ एंड मुझे किसी बोरोवर को पैसे यहाँ पे देने हैं, तो पहले मेरी जिम्मेदारी कि उसको डायरेक्टली बैंक अकाउंट में देना है। दूसरा, इस ट्रांसफ़र प्रोसेस में, इस क्रेडिट इमीडिएशन प्रोसेस में जो भी खर्चा आएगा वो मुझे बेयर करना होगा, ठीक है, एंड नॉट द बोरोवर। नेक्स्ट यहाँ पे और क्या कहा गया है, उन्होंने कहा कि जो बोरोवर है उसको एक स्टैंडर्ड की फैक्ट स्टेटमेंट देना है लोन कॉन्ट्रैक्ट से पहले, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी खर्चा यहाँ पर होगा वो एनुअल परसेंटेज रेट के फॉर्म में यहाँ पर उसको बताना होगा बोरोवर को। इसके अलावा बैंक और कोई भी अगर लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है जो इस प्रोसेस में एंगेज होगा, दे मस्ट हैव अ नोडल ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, ताकि कोई भी लेंडिंग से रिलेटेड कंप्लेन है तो उसको एड्रेस किया जा सके। इसके अलावा जो न्यू नॉर्म्स हैं, दीज डू नॉट अलाउ ऑटोमेटिक इंक्रीज इन क्रेडिट लिमिट। अब इसमें क्रेडिट लिमिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज नहीं हो सकती विदाउट द एक्सप्लिसिट कंसेंट ऑफ बोरोवर। यानी कि अगर मेरे पास मान लीजिए मैं बोरोवर हूँ एंड अगर मुझे कोई लोन मिला है 3 लाख का, मुझे क्रेडिट लिमिट मिली है और उन्होंने मुझे बिना बताए वो मेरी क्रेडिट लिमिट को 5 लाख नहीं कर सकते हैं, दे हैव टू फर्स्ट इन्फॉर्म मी, ठीक है, मेरा एक्सप्लिसिट कंसेंट लेना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आरबीआई ने पेमेंट विजन 2025 जारी किया है, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। इसका थीम क्या है, ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन एवरीवेयर एंड एवरी टाइम। सो बहुत समय से आरबीआई इस तरह से पेमेंट विजन को जारी कर रहा है एंड इसमें 5 एंकर गोल पोस्ट को रखा है। दीज आर इंटीग्रिटी, इंक्लूजन, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन। आरबीआई ने ये जो पेमेंट विजन डॉक्यूमेंट्स हैं ये 2001 से जारी कर रहा है एंड इसमें बेसिकली क्या क्या यहाँ पर 10 एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पेमेंट ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन जो करंटली हो रही है उसको 3 गुना बढ़ाना है, जो डेबिट कार्ड यूसेज है उसको क्रेडिट कार्ड यूसेज से ज़्यादा बढ़ाना है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। इसके अलावा जो कार्ड एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको 250 लाख तक बढ़ाना है। कैश जो सर्कुलेशन में है इसको एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इसको कम करना है। इसके अलावा जो रजिस्टर्ड कस्टमर बेस है फॉर मोबाइल बेस्ड ट्रांजैक्शन इसको 50% तक इसको बढ़ाना है। पीपीआई ट्रांजैक्शन, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के जो ट्रांजैक्शन उसको 150% तक बढ़ाना है। दीज आर दी ऑल 10 एक्सपेक्टेड आउटकम्स जो आरबीआई के पेमेंट विजन में मेंशन है। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछ सकते हैं, आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर दिस। सो इसमें बेसिकली आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा 10 एक्सपेक्टेड आउटकम में से कौन सा नहीं है, आपको 2-4 आउटकम्स दे दिए, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आगे वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का दर्जा किसको दिया गया है, नैफेड को दिया गया है एंड आरबीआई इसको रेगुलेट करेगा, सुपरवाइज करेगा। सो दिस विल बी रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड अंडर द सेक्शन 45L एंड 45N ऑफ आरबीआई एक्ट। अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शंस। So NAFED will be the 5th AIFI after Exim Bank, NABARD, NHB and SIDBI. तो टोटल कितने हैं, 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जिम बैंक है, नाबार्ड है, नेशनल हाउसिंग बैंक है एंड सिडबी है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब नेफेड भी हो गया, ठीक है। अक्टूबर 2021 में केवी कामत को अपॉइंट किया गया था एज नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट चेयरपर्सन फॉर 3 years, 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया था 2 अक्टूबर 2021 में। एंड NAFED क्या है, दिस इज नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं होते, ये एक ग्रुप है दैट इज कंपोज्ड ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज एंड इसका मेन पर्पस है फाइनेंशियल मार्केट में स्टेबिलिटी क्रिएट करना एंड इंश्योर करना कि जो मनी है वो सर्कुलेशन में, इकोनॉमी में बना रहे। नेक्स्ट यहाँ पर आरबीआई ने लाइसेंस ग्रांट किया है टू इंडिया वन पेमेंट्स टू सेटअप, ओन एंड ऑपरेट वाइट लेबल ATMs इन इंडिया। सो
यहाँ पर इसको लाइसेंस दिया गया। वाइट लेबल एटीएम्स क्या होते हैं? जो नॉन बैंक्स के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं उनको वाइट लेबल एटीएम्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आरबीआई ने कुछ डेडलाइंस एक्सटेंड की हैं। सबसे पहले है जो कैसेट स्वैप है, जितने भी एटीएम्स हैं उसमें जो कैसेट स्वैप होता है उसके लिए डेडलाइन 31 मार्च 2023 यहाँ पर कर दी गई है। कैसेट स्वैप क्या होता है? ये लॉकेबल कैसेट्स होती हैं जो जब एटीएम्स में कैश रिप्लेनिशमेंट होता है, कैश खत्म हो जाता है फिर से रिप्लेस करते हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम यहाँ पर कैसेट जो है इनको स्वैप किया जाता है। ये जो कैसेट स्वैप है इससे रिलेटेड जो इम्प्लीमेंटेशन है सारे एटीएम्स में जो इम्प्लीमेंट करना है, इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2023 कर दी। दूसरी बार इसको 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। इसके अलावा कार्ड टोकनाइजेशन की जो डेडलाइन है इसको भी आरबीआई ने एक्सटेंड कर दिया है अनदर 3 मंथ्स के लिए। अब इसकी डेडलाइन है 30 सितंबर 2022। टोकनाइजेशन क्या है कि आपका जो कार्ड है उसको एक्चुअल कार्ड को रिप्लेस कर देते हैं विद ऑल्टरनेट कोड, जिसको टोकन नाम दिया गया है, जिसमें यूनिक कॉम्बिनेशन होता है कार्ड का, टोकन का और डिवाइस का। नेक्स्ट हम बात करेंगे मफिन फाइनेंस को यहाँ पर इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया गया है फॉर इशुएंस ऑफ सेमी क्लोज्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये 4th एनबीएफसी है जिसको ये लाइसेंस मिला है आरबीआई के द्वारा। बजाज फिनसर्व, मनप्पुरम एंड पॉल मर्चेंट्स ये अदर ब्रांड्स हैं जिनको ये लाइसेंस मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर आपको अभी 4th एनबीएफसी बना है जिसको ऐसा लाइसेंस मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? जो डिजिटल वॉलेट्स में आप रिचार्ज करते हैं दैट इज़ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। आप फिर उसको कहीं एक्सपेंडिचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्मार्ट कार्ड्स हुए, मैग्नेटिक चिप्स हुई, वॉचर्स हुए, गिफ्ट कार्ड्स हुए, स्मार्ट कार्ड्स, ये सभी पीपीआई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा पाइन लैब्स, रेजर पे, स्ट्राइप एंड वन पे को भी इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है फ्रॉम आरबीआई फॉर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। पेमेंट एग्रीगेटर क्या होते हैं? जो भी आपकी ई कॉमर्स मर्चेंट साइट होती हैं, मर्चेंट्स होते हैं, साइट्स होती हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं कि वो वेरियस पेमेंट्स यहाँ पर एक्सेप्ट कर ले। जैसे कि रेजर पे है, वो आपको एक प्लेटफॉर्म देगा कि आपको किसी पर्सन से पेमेंट लेनी है तो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, बेसिकली तो वो पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं। तो पाइन लैब्स, रेजर पे, स्ट्राइप और वन पे को ये लाइसेंस यहाँ पर मिल गया है। इसके अलावा आरबीआई ने 4 एंटिटीज़ ऐसी हैं जिनको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए अप्रूवल दिया है। ये कौन कौन सी हैं? पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर, कैश फ्री पेमेंट्स, पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर, फेयरएक्स सोल्यूशन, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर नियर बाय टेक्नोलॉजीज एंड न्यू बैंकिंग यूनिकॉर्न ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज। तो ये 4 नाम याद कर लेना, दैट इज इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे। आरबीआई के गवर्नर ने अभी आरबीआई एच इनॉग्रेट किया है। दिस इज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। कहाँ पे इसको लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट प्लेसेस, इंपॉर्टेंट, बेंगलुरु में इसको सेटअप किया गया है। ये होली ओन्ड सब्सिडरी है जिसका इनिशियल कैपिटल 100 करोड़ का है। तो मेन इसका पर्पस क्या है? एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना विच इज़ फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग एक्सेस ऑफ इंडियाज लो इनकम पॉपुलेशन टू फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका मेन पर्पस है। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन्स का इम्पैक्ट एसेस करना चाहता है। फॉर दैट आरबीआई कहता है कैंपेन लॉन्च किया है एंड इसका मेन पर्पस है लोगों को जागरूक करना कि बैंकिंग रेगुलेशंस क्या हैं। एंड ये कैंपेन जो है ये 14 लैंग्वेजेस में यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, 14 लैंग्वेजेस में है। कस्टमर प्रोटेक्शन थ्रू कस्टमर एजुकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई, यानी कस्टमर को जानकारी जितनी होगी उनका प्रोटेक्शन उसी हिसाब से होगा। फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस ये आरबीआई कहता है कैंपेन स्टार्ट किया गया। इसके अलावा आरबीआई ने हंसा रिसर्च ग्रुप को सिलेक्ट किया है टू कंडक्ट फील्ड वर्क फॉर जुलाई 2022 राउंड ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, और ये आरबीआई के बिहाफ पर यहाँ पर सर्वे कंडक्ट करेगा। तो इंपॉर्टेंट है, हंसा रिसर्च ग्रुप को ये जिम्मेदारी दी गई है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, इसका मेन पर्पज़ है कि यहाँ पर सब्जेक्टिव असेसमेंट करना ऑफ हाउस होल्ड कि इन्फ्लेशन का क्या असर हो रहा है। ठीक है, उनका
इंडिविजुअल का जो कंजप्शन बास्केट है उसका इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट, इन्फ्लेशन से उस पर क्या इम्पैक्ट है। सो अक्रॉस 19 सिटीज़ ये कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन, प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन, इस पे एम्प्लॉयमेंट, इन सब पे लोगों की क्या राय है उसको जानने के लिए ये यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स है एंड ये भी 19 सिटीज़ में रेगुलेटरी कंडक्ट किया जाता है। सो इस बार आरबीआई के बिहाफ पे जुलाई 2022 के लिए हंसा रिसर्च ग्रुप को यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। इसके अलावा आरबीआई ने साइन किया है इट्स रिन्यूड स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट टू दी एफएक्स ग्लोबल कोड। एफएक्स ग्लोबल कोड क्या है, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं विच इज़ एप्लीकेबल टू होलसेल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पार्टिसिपेंट्स। सो ये यहाँ पर एफएक्स ग्लोबल कोड को यहाँ पर कमिटमेंट जो है आरबीआई का, उसको रिन्यूड स्टेटमेंट को साइन किया है। ये वॉलंटरी है, ये जो ग्लोबल कोड है ये मैंडेटरी नहीं है, अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो कोई पेनल्टी नहीं लगने वाली है। सो दिस इज बेसिकली वॉलंटरी नेचर। और सेंट्रल बैंक्स जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, दीज हैव फॉर्मुलेटेड एंड डेवलप इट अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट विच इज़ लोकेटेड इन बेसल। तो उन्होंने इसको फॉर्मुलेट किया है एफएक्स ग्लोबल कोड को, वॉलंटरी नेचर है। इनिशियली इनको लॉन्च किया गया था 25 मई 2017 में, इसके बाद इसको रिव्यू किया गया था एंड ग्लोबल एफएक्स कमिटमेंट को पब्लिश किया गया था विद एन अपडेटेड कोड ऑन 15 जुलाई 2021। तो यहाँ पे आरबीआई ने अपना वो कमिटमेंट स्टेटमेंट जो है वो जारी किया है। नेक्स्ट आरबीआई ने कहा है कि जितने भी शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, दीज विल बी एलिजिबल फॉर ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 लाइसेंस जब वो 2 ईयर ऑपरेशन एज ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही वो इसके लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए कुछ जनरल कंडीशंस होंगी। अगर यहाँ पर कैटेगरी 1 का लाइसेंस चाहिए तो क्या क्या चाहिए होगा, मिनिमम नेट वर्थ 500 करोड़ रुपीज़ का चाहिए। जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स है, CRAR जो रेशियो है, दैट शुड नॉट बी लेस देन 15% से कम नहीं होना चाहिए। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, दिस शुड नॉट एक्सीड 6% ड्यूरिंग प्रीवियस 4 क्वार्टर्स। पिछले 4 क्वार्टर्स में अगर हम देखें तो NPAs 6% से ज़्यादा नहीं एक्सीड होना चाहिए। फिर दे शुड हैव मेड प्रॉफिट इन द प्रीसीडिंग 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों में उन्होंने प्रॉफिट कमाया हो। इसके अलावा दे शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड इन मेंटेनेंस ऑफ कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR, CRR, इनके रेशियो में उन्होंने कोई डिफॉल्ट ना किया हो मेंटेन करने में इन द प्रीवियस 2 ईयर्स। तो अगर ये कंडीशंस क्वालिफाई होती हैं तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं दे कैन अप्लाई फॉर ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1। ठीक है, तो ये यहाँ पर बेसिकली आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट द आरबीआई सर्कुलर। हमने इस वाले सेशन में पूरा आरबीआई वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी अप्रूवल हैं, जो लाइसेंस हैं, सारी चीज़ें मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली आपको कवर कराई हैं। इतना कॉम्प्रिहेंसिवली मुझे नहीं लगता कोई कवर कराता होगा, बट मैंने आपको कवर कराया है ताकि आपका कुछ भी पार्ट मिस ना हो। सो गाइज मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को रेगुलरली फॉलो करिए। इसी तरह से मैं पूरा आपको टॉपिक वाइज चीज़ें कवर कराऊंगी। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, जो भी आप एग्जाम की तैयारी करें रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड डू प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव नोटिफिकेशन। थैंक यू वंस अगेन।